लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था कि फेसियोला हिपेटिका की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें फेसियोला हिपेटिका की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है मैंने आपको बताया था। एक्चुअल फेसियोला हिपेटिका जो होता है वो दो होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। अब ये जो डाइजेनेटिक होता है तो दो होस्ट जो होते हैं इसके डाइजेनेटिक होता है, जिसमें इसके जो लाइफ साइकिल होती है उस वो एक जो होस्ट होता है प्राइमरी होस्ट जो होता है, प्राइमरी होस्ट की इसमें प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होती है शीप या भेड़, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल। अब प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट का आप यहाँ पर मीनिंग समझ लीजिए। प्राइमरी होस्ट वो होता है जहां प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें ये डिसीज कॉज करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्शन करता है और डिसीज कॉज करता है, ये कहलाता है प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट वो होता है जो अपने रेस्ट ऑफ दी लाइफ जो होती है उसको अपना वहां स्पेंड करता है, वो सेकेंडरी होस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक चूंकि पैरासाइट है, तो पैरासाइट है तो इसको एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने के लिए कोई ना कोई इसको यहाँ पर मतलब एक प्राइमरी होस्ट से दूसरे प्राइमरी होस्ट में जाने के लिए यानी स्प्रेड होने के लिए उसको बीच में एक सेकेंडरी होस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल में, ये जो फेसियोला हिपेटिका है उसकी लाइफ साइकिल में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं। फेसियोला हिपेटिका जो होता है ये मैंने बताया, इसका जो प्राइमरी होस्ट जो होता है वो क्या होता है, शीप होती है, जबकि सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो स्नेल होता है, जो लिमनिया हो सकता है, प्लेनॉर्बिस हो सकता है, और कभी कभी प्राइमरी होस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, और यहाँ पर गाय वगैरह भी, कैटल भी हो सकते हैं, ठीक है। शीप तो होता ही है, शीप तो इसका काउंट बिल्कुल प्राइमरी होस्ट है ही। कई बार जो अनकॉन्टेमिनेटेड फूड वगैरह खाने से, जैसे कि तालाब की जो भाजी होती है, तालाब के किनारे लगी हुई भाजी हो गई है ना, या इसके सिंघाड़े वगैरह के जो वो होते हैं उससे, सिंघाड़े से, कमल से, इससे ये अगर अभी हम खाते हैं तो उसके साथ में ये जो इसका जो मीरासीडियम लार्वा, इसको जो बीटा सर्केरिया लार्वा जो होता है ये हमारी बॉडी में पहुंच करके एज ए प्राइमरी होस्ट हमको भी ये यानी मनुष्य को भी ये इन्फेक्ट करता है। और जो गाय घास चरने वाली गाय वगैरह जो होती है तालाब के किनारे, ये पत्ती वगैरह खाती तो ये केटल में भी होता है। चलो देखते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। ये दो इसमें दो होस्ट में होता है यानी डाइजेनेटिक होता है। इसके साथ इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें जो प्रोपेगेशन होता है वो मल्टीपल प्रोपेगेशन होता है, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें कॉपुलेशन जो होता है, जैसे पिछले पीरियड में मैंने आपको बताया था कि कॉपुलेशन जो होता है, जो दो एनिमल होते हैं, दो पैरासाइट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, पैरासाइट उसके पैरासाइट जो होते हैं इसके जो होस्ट होता है प्राइमरी होस्ट के लीवर की जो बाइल डक्ट होती है ना, लीवर की जो हिपेटिक डक्ट होती है उस डक्ट के भीतर ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों में इसमें कॉपुलेशन होता है, और जो एक जो होता है वो अपना दोनों अपने अपने जो वो होते हैं सीरस जो होते हैं वो लॉरल केनाल के भीतर डाल करके वहां इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करके वहां पर अपने जो जो स्पर्म है वो उसमें लॉरल केनाल के थ्रू उसके ओवरी में ये वेजाइना में उसके छोड़ देते हैं, और वहां से ये आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जो है अनफर्टिलाइज्ड एग पाए जाने पर वहां पर तो उसमें क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसका आगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात यहाँ पर जो है इसके अंदर ये एक बन जाता है एक जाइगोट, जिसके चारों तरफ यहाँ ढेर सारी योक सेल्स होती हैं, एक ये शेल होता है, एक शेल होता है, और ये इसका ऑपर होता है, ठीक है। इसका साइज जो होता है ये 130 से 150 माइक्रोन साइज का होता है, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर किसका, उसके एग का, ठीक है। अब ये एग जो होता है ये यहाँ से एक एग के भीतर में यहाँ पर आगे का डेवलपमेंट शुरू होता है। आगे का डेवलपमेंट इसमें बड़ा मजेदार ये होता है कि यहाँ पर एक डायग्राम देखो, इस डायग्राम में वो जो एक सेल थी यहाँ पर सिंगल सेल जाइगोट जो था, वो जाइगोट जो है यहाँ पर दो सेल में डिवाइड हो गया। इसमें एक होती प्रोपेगेटरी सेल और एक होती है यहाँ पर सोमेटिक सेल। ये दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोपेगेटरी सेल्स जो होती है ये इसके बॉडी स्ट्रक्चर को बनाएगी,
जो बॉडी ऑर्गन होती है उनको बनाएगी, और जो सोमेटिक सेल होती है ये लगातार डिवाइड होकर के नए नए लार्वी बनाती जाती है। ठीक है, एक लार्वा के भीतर और नए नए लार्वी बनते जाते हैं, यानी लार्वा जो होता है वो लार्वा ही नए लार्वा को जन्म देता है। यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों को ध्यान देंगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या कि नए लार्वा एक जो लार्वा होता है वही अपने नए लार्वी को जन्म देता है। यहाँ पर जन्म देता है सर, जो कहना है वर्डिंग है ये गलत गलत है। ठीक है, मैं खुद अपनी बात को काट रहा हूँ, यहाँ पर समझिए आप इसको कि यहाँ पर जन्म नहीं देता है, यहाँ पर क्या करता है कि ये डिवीजन होकर के, जो प्रोपेगेटरी सेल है ये डिवीजन होकर के नए नए लार्वी बनाती है, और ये लार्वी जो होती है ये कंडीशन कहलाती पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें कि आगे यहाँ पर इसका जो ये जो एग है, ये एग जो होता है जो मैंने बताया यहाँ पर, ये जो एग होता है ये एग यहाँ से ये चला आता है किसमें, जो इतना छोटा होता है ये 15 से 15 बाई 30 माइक्रोन साइज का होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है। तो ये ब्लड के साथ ये चला आता है किसमें, इंटेस्टाइन में चला आता है, और इंटेस्टाइन में आकर के ये चला जाता है, इंटेस्टाइन से ये चला जाता है किसमें, उसके फीकल मैटर में। फीकल मैटर में जाकर के ये वहां से बाहर निकल जाता है, कहाँ, शरीर के बाहर निकल जाता है। अब ये बाहर जब निकल जाता है तो लगभग ये इनकेप्सुलेटेड जो जो ये रहता है, इसमें डिवीजन होने के पश्चात, लगातार डिवीजन होने से इसके अंदर बन जाता है मीरासीडियम लार्वा। ये 8 दिन के भीतर बनता है। ठीक है, और ये ऑपरकुलम खुलता है, और ये मीरासीडियम लार्वा जो होता है ये बाहर निकलता है। देखिए पहले ये देख लो, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर लगातार ये बन गया एम्ब्रियो, ये हो गई योग सेल्स। ठीक है, ये हो गया एक सेल ऑपरकुलम। जब ये ऑपरकुलम ये इसके भीतर में यहाँ पर होता है मीरासीडियम लार्वा। अब इस मीरासीडियम लार्वा का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। ये मीरासीडियम लार्वा जो होता है ये ऑपरकुलम जब पानी में आ जाता है, यानी फीकल मैटर के साथ भेड़ जब जो अपना एक्सक्रीटा यानी जो मल पदार्थ को बाहर निकालती है, तो ये मल पदार्थ जो होता है तालाब वगैरह के किनारे में आकर के जब ये घास चढ़ते हुए मल पदार्थ को निकालती तालाब के किनारे, तो ये चला जाता है तालाब में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये संख्या इसकी इतनी अधिक क्यों होती है। वो संख्या इसलिए इतनी अधिक होती है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भेड़ है वो भेड़ तालाब के किनारे या तालाब के जो दलदली भूमि है वहीं जाकर के अपने फल पदार्थ को त्यागे, फीकल मैटर को वहीं पर रिलीज करे, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर सड़क में कर रही है, गलियों में कर रही है, या आपने जहाँ पर बंधी हुई है भेड़ ये जब अपने बाड़े में कर रही है, तो क्या होगा कि वो नष्ट, वो सूख जाएगा, सूखने के बाद ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस कारण इसकी जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है। आगे देखिए इसमें संख्या कितनी होती है, कैसी होती है इसकी संरचना। ये होता है मीरासीडियम लार्वा की संरचना। बाहर से हमको यहाँ पर तो आई स्पॉट दिखते हैं, इसका मोबाइल नंबर याद रखना। ठीक है, मीरासीडियम लार्वा के ऊपर में मोबाइल नंबर, मैं कह रहा हूँ मोबाइल नंबर, यानी कि ये इसके ऊपर प्लेट्स होती है, प्लेट्स की संख्या। ठीक है, 6 4 3 4 2 64 342। ठीक है, 6 4 3 4 2। यहाँ पर सबसे पहली लाइन जो होती है, ये पहली लाइन में 6 प्लेट होती है, दूसरी लाइन में 4 प्लेट होती है, तीसरी लाइन में 3 प्लेट होती है, फिर 4 प्लेट होती है, और अंतिम जो नीचे वाली होती है उसमें 2 प्लेट होती है। आंतरिक संरचना देखते हैं, इसमें एक यहाँ पर एपिकल ग्लैंड होती है, ये इसका ब्रेन पाया जाता है, इसमें आई स्पॉट होते हैं, ये यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है अपने को, ये न्यूरॉन है, ये ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर पेनिट्रेशन ग्लैंड, ये 2 पेनिट्रेशन ग्लैंड होती है, यहाँ पर ढेर सारी फ्लैम सेल्स होती हैं, और उसके अलावा जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स कहाँ से आई हैं, प्रोपेगेटरी सेल से जो बनी है यहाँ पर जर्म सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है, ये लार्वा जो है ये इसको ऑपरकुलम से बाहर निकल करके पानी में आ जाता है, और पानी में अपने सीलिया के द्वारा ये तैरने लगता है। अब तैरने ये इसका जो आकार होता है लगभग 0 पॉइंट्स मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम होता है इसका। ठीक है, ये ओवल कोनिकल शेप होता है, तो पाउच लाइक इसका, जिसमें पेनिट्रेशन ग्लैंड होती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें, इसमें मैंने बताया था आपको कौन कौन सी होती, 6 4 3 4 2 है ना, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसकी प्लेट की संख्या होती है, और ये उसकी आंतरिक संरचना होती है, जिसमें क्या क्या होते हैं, उसमें अंदर ब्रेन पाया जाता है, आई स्पॉट पाया जाता है, और फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं ग्लैंड, और उसमें पेनिट्रेशन ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, और इसके पश्चात ये जो होता है लगभग 24 घंटे, ये 24 घंटे तक के ये मीरासीडियम लार्वा जो होता है ये क्या करता है,
ये भोजन वोजन नहीं करता है। ये 24 घंटे तक के सेकेंडरी होस्ट का वेट करता है, यानी कि 24 घंटे के भीतर ये सेकेंडरी होस्ट तक के पहुंच जाना चाहिए। यदि नहीं पहुंचा तो इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, यदि 24 घंटे के भीतर अगर इसको सेकेंडरी होस्ट नहीं मिला, यानी कि भेड़ जो है अपने बाड़े में है और वहां फीकल मैटर रिलीज कर रही है, तो पानी में सीधी सी बात है स्नेल तक पहुंचने के उसके पास कोई साधन नहीं रहेगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी। जब पानी के पास भेड़ जो है वो पानी के पास ही अपना फीकल मैटर रिलीज करेगी, तभी जा करके क्या होगा उसका, तो भाई उसको मतलब स्नेल तक के स्नेल कहाँ पाया जाएगा, घोंगा या वो जो है शंख जो है वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा पानी में, है ना, तालाब में या नदी में जहां पर वो चारा चरने आई है। तो यदि मिलेगा तभी क्या होगा कि वो जीवित रह पाएगा, अन्यथा उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और इसके पश्चात ये पहुंच जाएगा कहां पर, सेकेंडरी होस्ट में। सेकेंडरी होस्ट में इसकी पेनिट्रेशन ग्लैंड जो होती है, ये उसकी जो सेकेंडरी होस्ट यानी कि जो स्नेल है उसकी दीवार से ऐसे चिपक जाएगा, और चिपक के पेनिट्रेशन ग्लैंड जो होगी वो क्या करेगी, उसमें छेद करेगी, और उसके जो वो होता है उसका जो पल्मोनरी चेंबर होता है, वो पल्मोनरी चेंबर में पानी के साथ अंदर जाएगी गिल्स में या पल्मोनरी चेंबर में। तो पल्मोनरी चेंबर में क्या होगा, वहां जाकर के ये उसकी दीवार से चिपक जाएगा और चिपक करके उसको छेद करके उसके शरीर के भीतर चला जाएगा। अब वहां जाकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा अगले लार्वा में। ये लार्वा का नाम है दूसरा लार्वा नंबर 2, वो लार्वा होता है स्पोरोसिस। उसकी संरचना ऐसे होती है, ये देखो, ये लगभग 0.7 मिली mm की ये होता है, इसका आकार होता है। इसमें यहाँ पर फ्लेम सेल्स पाई जा रही हैं। जो जर्म सेल्स होती हैं, ये जर्म सेल्स जो होती हैं ये इसके भीतर बनाती हैं रेडिया लार्वा। ठीक है, जो स्पोरोसिस लार्वा बड़ा सरल होता है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें केवल एपिथेलियम है, एपिथेलियम के भीतर एक खाली एक स्थान है जिसके अंदर में यहाँ पर रेडिया लार्वा भरे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पूरी मीजेंकाइम भरी होती है और ये यहाँ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बाहर निकालने के लिए फ्लेम सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, स्पोरोसिस लार्वा। स्पोरोसिस लार्वा के पश्चात जो अगली स्टेज होती है, ये अगली स्टेज जो होती है वो अगली स्टेज होती है किसकी, रेडियल लार्वा की। ठीक है, एक स्पोरोसिस्ट लार्वा में एक में लगभग 5 से लेकर के 15 तक के या 18 तक के रेडियल लार्वा बनते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक अंडे से एक मीरासीडियम लार्वा बना। ठीक है, एक मीरासीडियम लार्वा से एक स्पोरोसिस्ट लार्वा बना। एक स्पोरोसिस्ट में ऑन एवरेज हम मान लेते हैं 10। ठीक है, तो मान लीजिए 10 है, वो 9 भी बन सकता है, 15 भी बन सकता है, 12 भी बन सकता है, हम ऑन एवरेज हम मान लेते हैं 10। तो 10 रेडियल लार्वा बने। ठीक है, अब ये जो रेडियल लार्वा है, ये रेडियल लार्वा की हम संरचना देखते हैं, ये कैसी होती है इसकी संरचना, ये रेडियल लार्वा की संरचना। ठीक है, इसमें यहाँ दो साइड में मार्जिनल लेपेट्स पाए जाते हैं, यहाँ माउथ पाया जाता है, ये इसका फेरिंग्स है, गुलेट है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक्सक्रीटरी पोर्ट होता है, ये यहाँ पर इसके एक्सक्रीटरी पोर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होता है एक बर्थ पोर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बर्थ पोर। इसके भीतर में एक देखो, एक स्पोरोसिस से कितने रेडियल लार्वा बने, 10। प्रत्येक रेडियल लार्वा के भीतर और नए 10 क्या बनेंगे, नए रेडियल लार्वा बनेंगे। तो प्रत्येक रेडियल लार्वा के भीतर 10 नए रेडियल लार्वा, तो एक रेडियल लार्वा से 10 बने, 1 से 10 हो गया, स्पोरोसिस फट गया, नष्ट हो गया। अब उसमें अंदर आ गया क्या, रेडियल लार्वा। प्रत्येक रेडियल लार्वा से 10 बने, तो 10 गुणित 10 इज इक्वल टू 100। तो अपने पास हो जाएंगे अब कितने, 100 रेडियल लार्वा हो जाएंगे, और 10 पहले से जो स्पोरोसिस से पैदा हुए। ठीक है, तो 110 हो जाएंगे। प्रत्येक रेडियल लार्वा के भीतर में जो बची हुई जर्म सेल्स है वो ये देखो, ये अर्ली रेडियल लार्वा है जिसके भीतर में हमको रेडिया दिख रहे हैं, और उसके बाद ये लेट रेडियल लार्वा है जिसके भीतर रेडिया तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर इसको ये सर्केरिया लार्वा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक रेडियल लार्वा से पुनः नए 10-10 क्या होंगे, यहाँ पर सर्केरिया लार्वा बनेंगे। तो अब देखो कितने हो गए, 110 हमारे पास थे, क्या चीज, 110 हमारे पास क्या थे, रेडियल लार्वा थे। 110 गुणित 10 ऑन एवरेज ना बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है प्रत्येक रेडिया से
फिर पुनः 5 से 15 तक के फिर क्या होंगे, या 12 से ये क्या होंगे, 5 से 15 तक के उसके अंदर सर्केरिया लार्वा उत्पन्न होंगे। तो ये जो सर्केरिया लार्वा है, ये सर्केरिया लार्वा उतने संख्या में, मतलब ये और उतने होंगे तो कितने होंगे, गुणित 10 मान, ऑन एवरेज हम 10 मानते हैं, चलो प्रत्येक रेडियल लार्वा से 10 10 में, तो 110 हमारे पास रेडियल लार्वा थे। अब 110 रेडियल लार्वा गुणित 10 बने 1100 सर्केरिया लार्वा बनेंगे। ठीक है, ये लगभग 12 से 18 दिन में 1100 के आसपास सर्केरिया लार्वा बनेंगे। सोचो, यानी एक अंडे से 1100 सर्केरिया लार्वा, ये एवरेज है। ये 1000 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं, 1800 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक अंडे से 1800, और एक सीजन में एक बार में ये लगभग 20,000 के आसपास अंडे देता है। अब सोचिए, ये इसका कारण ये है कि पैरासिटिक लाइफ जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत रिस्की होती है। बहुत ज्यादा रिस्की होने के कारण क्या होता है, इनके मरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो होती है, डार्विन का नियम है कि कोई भी प्रजाति जो होती है वो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए उनमें ओवर प्रोडक्शन की टेंडेंसी पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति जो होती है वो क्या करती है, अपनी जो संख्या होती है, अपनी जो संतानों की संख्या बहुत अधिक उत्पन्न करती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संतान, ज्यादा से ज्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ा सके। ठीक है, यानी उनका जितनी जितनी मॉर्टेलिटी रेट अधिक होगा, उनकी फ्रिकेंडिटी रेट भी उतनी अधिक। तो यहाँ पर देखो मार्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है इसका। ये कल्पना करो कि ये इतने अंडे देती है, 20,000 अंडे दिया एक बार में। अब वो 20,000 अंडों से गुणित 1100 कर लो आप, तो 20,000 का हो गया 2,20,00,000। एक बार में 20 लाख अंडे जो है, एक लाख में एक बार में 20 लाख सर्केरिया या सर्केरिया यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। अब उतने सर्केरिया उत्पन्न होने का मतलब सोचो कि दुनिया में एक भी शिप या एक भी कैटल ऐसा नहीं बचेगा जो जो उसके मतलब जो इससे इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारी भेड़ें इन्फेक्टेड नहीं होती, सारी बकरियां इन्फेक्टेड नहीं होती। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्या होता है कि उसमें जो वो होते हैं, इनकी जो मोर्टेलिटी रेट भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ने की चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, सर्वाइवल रेट इसकी बहुत कम होती है। इस कारण ये इतनी अधिक संख्या में ये सर्केरिया लार्वा उत्पन्न होते हैं। अब ये जो सर्केरिया लार्वा जो है, ये चले आते हैं पानी। ठीक है, वहां से जो सर्केरिया लार्वा जो होते हैं उसकी संरचना हम देखते हैं। ये सर्केरिया लार्वा, ये देखो, ये सर्केरिया लार्वा जो होता है इसकी एक पूंछ होती है। अब यहाँ पर ये लगभग लगभग इसकी जो एडल्ट की जो संरचना होती है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ करके बाकी सब कुछ बन चुका होता है। तो होता क्या है इसके अंदर, तो कुछ होता नहीं है ना। क्या क्या रहता है इसमें, माउथ है, माउथ के अंदर इंटेस्टाइन है जो कि ब्लाइंड होती है, बाहर तो खुलती नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो इसको भोजन पचाना है, ना इसको कुछ उत्सर्जन करना है ज्यादा कुछ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पपाया कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, इसमें लीवर में पाया जा रहा है। लीवर में पचा पुचाया भोजन आता है, वहां पर डाइजेस्टेड फूड मिलता है, तो इनको डाइजेस्ट तो कुछ करना ही नहीं है। डाइजेस्टेड फूड सीधा खाना है, वो डाइजेस्टेड फूड खा करके वो सीधा उनको एब्जॉर्ब करना है, ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये होता है इसमें। दूसरी एक स्पेशल यहाँ पर एक नई चीज बनती है, वो होती है सिस्टोजिनस सेल। ये यहाँ पर ऐसी सिस्टोजिनस सेल्स पाई जाती है, सिस्टोजिनस ग्लैंड पाई जाती है। ये सिस्टोजिनस ग्लैंड जो होती है, ये क्या करती है, यहाँ पर इसके चारों तरफ सिस्ट बनाने का काम करती है। तो ये जो लार्वा है, जो सर्केरिया लार्वा कहलाता है, ये सर्केरिया लार्वा जो होता है, ये क्या करता है कि अब यहाँ से इसके स्नेल के उससे स्नेल की बॉडी से बाहर निकल करके पास में तालाब में आ जाता है, तालाब में आकर के तैरने लगता है। ठीक है, और ये तैरते तैरते, अब ये तैरता रहता है और तैरते तैरते ये आकर के, अब जब तैरने के बाद ये क्या करता है, अपने किनारे अपने चारों तरफ के ये अपने एक सिस्ट बना लेता है। और ये सिस्ट जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का बना होता है, प्रोटीन का नहीं बना होता है। क्यों? कारण क्या है कि देखो, आप जो भी वर्टिब्रेट का जो भी पैरासाइट होगा, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होगा, वो उसका सिस्ट कभी भी प्रोटीन का नहीं बना। कारण उसका, क्योंकि वो अगर प्रवेश कर रहा है किसके द्वारा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अगर प्रवेश कर रहा है, तो क्या होगा कि वो वहां से पहुंचेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इसोफेगस से होते हुए स्टमक। स्टमक में हाईली एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका पीएच होता है 1.5। इतने एसिडिक
इसमें इतने एसिडिक में, और वहां पर दूसरे जो होता है पेप्सिन नाम का जो वो होता है एंजाइम जो होता है, वो एंजाइम क्या करता है, किसी भी प्रकार की प्रोटीन रहती है वो सारी प्रोटीन को तोड़ फोड़ करके वो पेप्टोज में बदल देता है। तो यदि अगर इसके चारों तरफ, ये इसके चारों तरफ की जो वो है कैप्सूल जो है इसकी, ये कैप्सूल अगर यदि इसकी जो उसका सिस्ट जो है, ये सिस्ट जो है, ये सिस्ट अगर प्रोटीन का बना होगा तो क्या होगा, ये जाकर के वहां पर डाइजेस्ट, स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर इसको क्या करेगा कि वो इस जो अंडा है इसका, मतलब ये जो सर्केरिया लार्वा जो है, इसको स्टमक में डाइजेस्ट होकर के इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके कारण ये जो होता है ये इसका प्रोटीन का नहीं बना होता। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है ये, अब ये स्टमक से होते हुए ये पहुंच गया इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाकर के इसका कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होकर के अब यहाँ से ये जो सर्केरिया लार्वा जो है, ये सर्केरिया लार्वा ये चला जाता है इसके लीवर में, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के ये ब्लड के थ्रू चला जाता है लीवर में। ठीक है, और वहां पर जाकर के अब ये जरा इसकी संरचना देखो, यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसमें, हाँ इसमें थोड़ी सी जर्म सेल्स अभी भी बची होती है। ये जर्म सेल्स जो होती है, अब ये यहाँ जाकर के ये पुनः एक नए उसमें फेसियोला हिपेटिका में ये क्या होता है, फेसियोला हिपेटिका में रूपांतरित हो जाता है, यानी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, और मेटामॉर्फोसिस होकर के उसमें बची हुई जो जर्म सेल्स होती है वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना लेती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स मैंने पिछले पीरियड में बताया था वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना लेते। अब यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक अंडे से लगभग 1100 से 1500, 1000 से 1500 सर्केरिया लार्वा से बेटा सर्केरिया लार्वा बनते हैं। अब उनमें से कितने ऐसे मेटा सर्केरी होते हैं जो अपने प्राइमरी होस्ट में वापस पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये अपने चारों तरफ सिस्ट बना करके जाके चिपक जाते, पत्तियों की सतह पे चिपक जाते। अब संयोग की बात है कि उस पत्ती को जिसकी सतह पर ये चिपके हुए हैं, क्या भेड़ उनको खाएगी? यदि भेड़ उनको खाई तो वो फिर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये लीवर में पहुंच जाएंगे, नहीं खाई तो समाप्त हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ पर भी संभावना क्या होती है कि वो बहुत मतलब प्राइमरी होस्ट में वापस पहुंच पाना ये बहुत जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका। इसके पश्चात जब ये यहाँ पर इसके ये पहुंच गई, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसका जो जर्म सेल्स होती है, वो जर्म सेल्स जो होती है वो क्या कर लेती हैं कि वो जाकर के इसमें इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये पिक्चर मैंने लिया था यहाँ पर, मैसाचुसेट्स मेडिकल सोसाइटी, वहां से ये आपका लाइफ साइकिल मैंने लिया है, धन्यवाद उनका, बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो इसमें अब जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक अंडे से लगभग 11-1200 नए लार्वे, मतलब 11-1200 लार्वी बनना, ये जो ये जो होता है, ये एक तरीके से ये है पार्थिनोजेनेसिस, या अब इसको पार्थिनोजेनेसिस हम नहीं कह सकते, क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस में जो एक एनिमल जो होता है वो एनिमल जो होता है वो अपने जैसे शिशुओं को जन्म देता है, यहाँ पर शिशु को जन्म दे रहा है, याद रखना ना, लार्वा जो होता है वो नए लार्वा को बना रहा है। कौन कौन से लार्वा? सबसे पहला मीरासीडियम, दूसरा नंबर स्पोरोसिस्ट, तीसरा नंबर रेडिया लार्वा, चौथा नंबर सर्केरिया लार्वा, पांचवा नंबर मेटा सर्केरिया। एक मीरासीडियम से, एक स्पोरोसिस्ट से 10 लार्वी, 10 रेडिया लार्वा, 10 रेडिया लार्वा से प्रत्येक से पुनः 10-10 या 10 से 15 पुनः क्या रेडियल लार्वा, फिर वो फिर वो डॉटर रेडाई से प्रत्येक से फिर 10 से 15 सर्केरिया लार्वा, और प्रत्येक सर्केरिया लार्वा फिर मेटा सर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट होना। तो इस प्रकार एक अंडे से 11-1200-1500 के आसपास मेटा सर्केरिया का बनना, ये कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी या हेटेरोगेमी। इसमें लार्वा, याद रखना कि लार्वा जन्म नहीं दे रहा है, जन्म कौन दे रहा है? जो जर्म सेल है वो जन्म दे रही, वो जो मतलब यहाँ जो जाइगोट जो था, ओरिजिनल जाइगोट जो था जिसका फर्टिलाइजेशन हुआ था इसमें पेरेंट के
वो भी इसमें फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वहां पर वो जो है वो आगे क्या हो रहा है, वही फर्टिलाइजेशन के पश्चात विभाजित होकर के प्रोपेगेटरी सेल बनी। वो जो प्रोपेगेटरी सेल्स है वो जर्म सेल्स के रूप में विकसित हो रही है। वो जर्म सेल्स जो होती है वो नए क्या कर रही है, अंडे बना, नए 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 लार्वी बना रही है। ठीक है, कोई लार्वा जो है वो कोई लार्वा नहीं बना रहा है, वो लार्वा जन्म नहीं दे रहा है किसी लार्वा को। अगर वो जन्म देता तो वो कहलाता क्या, पीडोजिनेसिस। ठीक है, जैसा कि हम इसमें न्यूट वगैरह में देखते हैं, सेलामेंडर में देखते हैं, एक्सोलेटल लार्वा जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है। यहाँ पर कोई नियोटेनी, यहाँ पर कोई नियोटेनी या यहाँ पर कोई पीडोजेनेसिस वाली प्रक्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लार्वा के भीतर पेरेंट की जर्म सेल्स हैं, वही जर्म सेल्स जो होती हैं पुनः वही जर्म सेल जो होती हैं, वही जर्म सेल्स क्या कर रही हैं, विभाजित होकर के नए नए लार्वा का विकास कर रही हैं। ये थोड़ी सी उसकी वो है, इसकी हिस्ट्री है, इसके बारे में किसने किसने, ईशी है, चेन है, रीस है, आर्ट है, इन लोगों ने काफी इसके ऊपर में काम किया है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो कि इसमें होता क्या है। जब इसका इन्फेक्शन किसी एनिमल में होता है तो उससे होता क्या है, एक तो होता है हिपेटाइटिस, स्वाभाविक है, हिपेटिक यानी कि लीवर में हिपेटाइटिस होगा, इसके होने से इन्फ्लेमेशन होगा, बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन वहां रहेगा, ब्लड सक करेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, ब्लड सक कर रहा है, बाइल जूस सक कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर डिस्ट्रॉय करेगा सेल्स को, एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है कि जो इसकी जो बाइल जो डक्ट होती है वो कैल्सिफाइड हो जाती है और वहां पर काल स्टोन बनने लगते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा हैवी इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि इसमें फिर हिमोरेज होने लगता है। हिमोरेज यानी इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा, मतलब इसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है। ठीक है, और इसमें जो वो होता है एनीमिया, स्वाभाविक है, ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया होगा, डायरिया होगा, इस्नोफिलिया होता है इसके कारण। ठीक है, तो ये इसके कारण जो होता है ये जो होती है फेशियोलिएसिस कहलाती है इसमें, है ना। और इसके बाद इसमें जो जो वो है पेशेंट यानी कि जो शिप जो होती है उसको फीवर भी आता है। ठीक है, और इसमें लीवर रॉट एक कॉमन डिसीज होती है जिसमें लीवर जो होता है वो क्या होने लगता है, लीवर में हिपेटाइटिस होने लगती है। और पेट से इसके कारण क्या होता है कि जानवर के पेट में दर्द होता है, पेट लॉस होता है। ठीक है, आई जो होती है वो हो जाती है और थोड़ी सी पेल येलो कलर टाइप की हो जाती है, और लीवर जो होता है उसका आकार बढ़ जाता है, दूध घट जाता है, रिप्रोडक्शन। और भाई देखो हम शिप क्यों पालते हैं, है ना, भाई डोमेस्टिक एनिमल है, या तो दूध के लिए पालते हैं और उसके बच्चे पैदा करने के लिए पालते हैं, और उसके ऊन के लिए पालते हैं। इसमें हेयर लॉस होने लगता है, हेयर लॉस होगा यानी कि ऊन की कमी होगी, और उसमें क्या होता है, उसमें जो वो एनीमिया होने के कारण इसमें दूध भी नहीं बनता। तो इसके कारण क्या होता है कि ये एनिमल जो होता है ये क्या होता है कि एनिमल नुकसान होने लगता है। ठीक है, तो काफी नुकसान होता है। तो जनरली इसके लिए जो वो होती है मेडिसिन वगैरह इनको दी जाती है, सबसे जो कॉमन मेडिसिन है वो है अल्बेंडाजोल। ह्यूमन में भी दी जाती है अल्बेंडाजोल, और इसमें शीप में भी दी जाती है अल्बेंडाजोल। ठीक है, ये सबसे कॉमन इसकी मेडिसिन। तो ये होता है फिशुला हिपेटिका का लाइफ साइकिल। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, आप सब लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, या किसी को समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लो।